अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब से जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अहम या हसास नौयत का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर पहले ही रोज फुल कोर्ट तश्कील दिया गया, मगर उसके बाद रोजाना मामूल के मुकदमात की समाअत हो रही है। मुख्तलिफ 4 से 5 बेंचेस तश्कील हैं, जिनके सामने रोजाना की बुनियाद पर 15 केसेस लगाए जाते हैं। ताहाल किसी भी बेंच के सामने 184(3) या फिर मफाद आमा के अलावा कोई भी हसास मामले का या हसास नौयत का जो मुकदमा है उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। और अब से कुछ देर कबल हमारी इत्तलात के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है टू सम एक्सटेंट, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक बड़ा खूबसूरत ऑर्डर तहरीर किया है दहशतगर्दी के ऊपर, और कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस हैं उस ऑर्डर के अंदर, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो एक और चीज आज सोशल मीडिया पर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक मोअज़्ज़िज़ जज हैं जस्टिस आयशा मलिक, उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई है। अब ये मुहिम किसने शुरू की है इसका फैसला आप कर लें, या कौन उसमें हिस्सा ले रहा है। मगर बदकिस्मती के साथ हमारे कुछ नामवर सहाफी भी उसका हिस्सा बन चुके हैं। मेरी समझ में सिर्फ ये नहीं आ रहा कि जस्टिस आयशा मलिक ने ऐसा क्या कर दिया है कि आज तमाम तर तोपों का रुख उनकी जानिब हो चुका है। और जिस सवाल के ऊपर यह वावेला मचा हुआ है, मैं उस सवाल के हवाले से आपके साथ कुछ तफसीलात भी शेयर करूंगा जो मेरी पर्सनल इंसाइट है और जो मैंने वहां पर ऑब्जर्व किया, और जस्टिस काजी फायज ईसा का उनके सवाल पर क्या टेक है वो भी आपको बताएंगे। नैब के अंदर आज एक बड़ी हलचल हुई है। जज मोहम्मद बशीर एक मरतबा फिर रेलेवेंट हो चुके हैं। जज मोहम्मद बशीर आपको मालूम है वही जज हैं जिन्होंने उस वक्त 2017 में गालिबन या 2018 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी, और उसके बाद वो काफी खबरों में भी आए। कमरा अदालत नंबर 1 या एहतसाब अदालत नंबर 1 के वो जज हैं। आज उनके पास ट्रक भर के रेफरेंसेस के पहुंचा दिए गए हैं, और क्यों कर नवाज शरीफ का जो रेफरेंस है वो आज भी नहीं पहुंच सका। और दूसरी जानिब इतलात ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को कुछ पैगाम भी भेजे जा रहे हैं। जो शहबाज शरीफ आए और फौरी तौर पर वापस गए, शायद वो ये कहने गए हैं कि आप मजीद कुछ अरसा ना आए। इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। सबसे पहले आते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के हालिया फरमान पर जो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को दिया है। जराये के मुताबिक मालूम यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे उसकी वजह सामने आई है। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार ऑफिस को यह हिदायत की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर हतमी फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी हसास मामले का जो मुकदमा है या अहमियत का हामिल जो केस है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो केस है, उसके लिए उसको समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। यानी कि मशरूत कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के साथ। यह खबर मैंने आपको गुज़िश्ता रोज अपनी ऑब्जर्वेशन या अपने एक अंदाजे के मुताबिक भी दी थी। ये मेरी अपनी एक असेसमेंट थी कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा इस वजह से केसेस नहीं लगा रहे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल करने का जो हुक्म है वो अभी तक बरकरार है। गुज़िश्ता रोज जो उनका एक तहरीरी हुक्मनामा आया फुल कोर्ट का, उसके अंदर भी उसको वापस नहीं लिया गया, उसको बरकरार रखा गया है। जो जस्टिस काजी फायज ईसा के करीब लोग समझे जाते हैं वो ये दावा कर रहे हैं, और हो सकता है ये दावा सच भी हो, कि जस्टिस काजी फायज ईसा अगर चाहते तो बआसानी उस जस्टिस बंदयाल के फैसले को वापस ले सकते थे, मगर उन्होंने नहीं लिया। वो ये चाहते हैं कि जो अब कह सकते हैं कि यूनानिमिटी नजर आनी चाहिए अदालती फैसलों में, और पहला ही जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस फैसला ऐसा ना हो जिसमें तफरीक नजर आए, यानी 8 जजेस एक तरफ हों या 9 एक तरफ हों और 7 या 6 दूसरी तरफ हों। इस वजह से शायद उन्होंने वहां पर समझदारी का मुजाहरा किया है। बहरहाल जो भी है, अभी तक जस्टिस बंदयाल का ऑर्डर इंटैक्ट है, और इसी वजह से अहम नौयत के मामलात पर अब रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत हुई थी, आपको मालूम है उस समाअत पर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट की सूरत में बैठे थे, और वहां पर कुछ सवालात उठाए गए थे कुछ जजेस की जानिब से। सबसे पहला सवाल सेक्शन 5 को लेकर जस्टिस आयशा मलिक ने रेज किया, और बड़ा पर्टिनेंट सवाल था, और उस सवाल के बाद ही दीगर जो क्वेश्चंस हैं जजेस की जानिब से, क्वेरीज हैं, उनको रेज किया गया, पूछा गया वकला से। और सवाल क्या था? बुनियादी तौर पर उनका सवाल यह था कि जो फुल कोर्ट है
जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके सेक्शन 5 के अंदर, या सेक्शन 6 है, मैं इसको मिस कर रहा हूं, उसके अंदर अपील का हक दिया गया है 184(3) के मुकदमात में। अब जबकि अगर जो फुल कोर्ट है वो इस कानून को बरकरार रखती है, यानी इस कानून को कलअदम नहीं करार देती और इस कानून को आप कह सकते हैं कि बरकरार रखती है एज एन एक्ट और एज अ लॉ, तो क्या उसके बाद उस अपील का क्या मुस्तकबिल होगा? यानी कि जस्टिस आयशा मलिक का यहां पर यह कहना था कि अपील का हक तो दे दिया गया है और अब फुल कोर्ट भी बिठा दिया गया है, फुल कोर्ट इस पर अपना फैसला दे दे और वो कानून बरकरार रहे, तो फिर क्या उसके फैसले के खिलाफ अपील हो सकेगी? अगर हो सकेगी तो कहां होगी? क्योंकि फुल कोर्ट ने ऑलरेडी उसको बरकरार रखने का फैसला दे दिया होगा। तो ये बड़ा एक अहम सवाल था जिसको पहले एड्रेस नहीं किया गया। ये जो सवाल जस्टिस आयशा मलिक ने जब पुट किया तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने भी उनको सेकंड किया और कहा कि ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जस्टिस आयशा मलिक, बल्कि उन्होंने कहा हमारी सिस्टर आयशा मलिक ने पुट किया है। तो अब बदकिस्मती ये है कि बहुत से ऐसे लोग जो शायद अदालती कार्रवाई से वाकिफ नहीं है और जो अदालती प्रोसीजर है उससे भी वाकिफ नहीं है, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक का वो सवाल उसको एक क्लिप की सूरत में, क्योंकि उस दिन बराह रास्त नशर किया गया था, सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया है और कहा उनकी काबिलियत पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। अव्वल तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी अदालत के अंदर जब जजेस किसी केस की समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशंस देते हैं या क्वेश्चंस पुट करते हैं तो वो बुनियादी तौर पर केस को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है और वकील का मौकफ जानने के लिए होता है। ये नहीं कि उस जज को उस सवाल का जवाब नहीं आता, वो उस सवाल के जवाब के ऊपर या उस सवाल के ऊपर उस वकील का मौकफ सुनना चाहते हैं जो किसी भी एक फरीक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसी के ऊपर केस बिल्ड होते हैं। और कभी कभार हमें लगता है कि बड़े सादा किस्म के ऑब्जर्वेशंस, बड़े मासूमाना किस्म के ऑब्जर्वेशंस या सवालात जजेस पुट करते हैं, अगर हम उसके ऊपर जज करने लग जाएं तो तमाम जजेस ही फिर बड़े नालायक साबित होंगे माजरत के साथ। मगर यहां पर केस जो है वो जरा सा मुख्तलिफ है। सवाल भी बड़ा पर्टिनेंट था, मगर सिर्फ एक एजेंडे के तहत अब एक फाजिल जज को, जिनके फैसलों से शायद आपको इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, जस्टिस आयशा मलिक के कंडक्ट के ऊपर भी एतराज हो सकता है बतौर जज, मगर एक सवाल को बुनियाद बनाकर एक जज की इस तरह से किरदार कुशी करना हमें किसी भी तरह से जेब नहीं देता। और सबसे अहम जो हम साफी हैं, कम से कम हमें तो उसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर कोई एक सियासी जमात किसी एक जज के खिलाफ कोई एजेंडा टो कर रही है, कोई आप कह सकते हैं कि एक मुहिम चला रही है, तो वो उनके अपने मकासद हैं, सहाफियों के मकासद नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इस तरह की बहस में नहीं उलझना चाहिए। और मुझे अभी कुछ दोस्तों ने कहा कि मैंने उस पर कमेंट्स किए तो उन्होंने कहा कि आपको उलझने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी बात ना करें। तो खैर मैंने सोचा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गैर जरूरी तौर पर एक जज को इस तरह से रिडिक्यूल किया जा रहा है जो कि किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। और यही मेरा मौकफ जस्टिस काजी फायज के हवाले से भी होता है कि जब उनके ऊपर इस तरह बेजा तनकीद होती है तो मैं समझता हूं कि हमें तमीज के दायरे में रहकर ही तनकीद करनी चाहिए। और तनकीद हमेशा, जैसा कि जजेस खुद मानते हैं, कि हमारे फैसलों पर करें। और फैसले पढ़ने की हमने जहमत नहीं करनी। फैसले होते हैं बड़ी डाढ़ी किस्म की अंग्रेजी में और बड़े तवील होते हैं, तो वो उसमें वक्त ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि चलें उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल लें। तो बेहतर यही है कि अगर हमने तनकीद करनी है कम से कम सहाफियों को, तो हम उस फैसले को पढ़ लें या उस क्वेश्चन को पढ़ लें जिसकी बेस के ऊपर हम ये तनकीद कर रहे हैं और एक पूरी एक मुहिम है उसका हिस्सा बन रहे हैं, जो एक सियासी जमात ने अपने मकासद के लिए शुरू कर रखी है। जस्टिस इजाजुल एहसन को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मगर ये नहीं कहा जा रहा कि उस रोज फुल कोर्ट के अंदर आप बेशक इख्तिलाफ करें इनकी राय से, इनके नजरियात से, मगर कानूनी सवालात तो जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं उठाए थे। जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से तो हमने खुद ये ऑब्जर्व किया कि उन्होंने तो वहां पर तकरीर ही की है, और वो भी सादा उर्दू में। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक और मामला है सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के ऊपर जो जस्टिस बंदयाल साहब ने सादर फरमाया था। उस हुक्म में ये कहा गया था नैब को कि जो रेफरेंसेस हैं उनको दोबारा से भेजा जाए मुतलका अदालतों को, और 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे यहाँ रियासत किस तरह काम करती है। रियासत नहीं चाहती थी
इंतखाबात हों, इंतखाबात नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, इंतखाबात नहीं हुए। एक बार तो अब फिर हुक्म दिया, इंतखाबात नहीं हुए, क्योंकि रियासत नहीं चाहती थी। अब नैब तरमीम केस का फैसला उसी जज ने दिया, रियासत चाहती थी, तो आज उस पर अमल दरामद भी हो गया। हालांकि अभी रिव्यू उसके ऊपर डिसाइड होना है, मगर अमल दरामद हो गया। और ये खैर हमारे जो रियासती मामलात हैं बड़े दिलचस्प हैं, बड़े इंटरेस्टिंगली इनको रन किया जाता है। आज एक हफ्ते के बाद जो है वो जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में ट्रकों की सूरत में जो है वो पहुंच गए हैं रेफरेंसेस। ये ट्रक जो है, ये जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये इस्तिलाह आज इस्तेमाल की है कि आज तो ट्रक भर भर के रेफरेंसेस के हमारे पास आ रहे हैं, और 3 मुख्तलिफ वैन्स पहुंची हैं हमारी इतलात के मुताबिक आज एहतसाब अदालत में, जिनमें कुल 80 रेफरेंसेस थे जो आज पहुंचाए जाने थे नैब अदालतों के पास, मगर 80 नहीं पहुंचाए गए। 26 मुख्तलिफ रेफरेंसेस पहुंचाए गए हैं। 3 रेफरेंसेस पर कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। एक है रुबीना खालिद गालिबन, एक है फरजाना राजा और एक है राजा परवेज अशरफ, और इन तीनों का आई गेस ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो खैर हम डॉट्स बाद में कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और दीगर जो अहम केसेस हैं, अहम शख्सियात के जो केसेस हैं, वो अभी तक नैब के पास नहीं पहुंचे, एहतसाब अदालत के पास नहीं पहुंचे। बताया यही जा रहा है कि वो भी जल्द आ जाएंगे। मगर साथ दूसरी जानिब ये सवाल उठता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका मामला अभी रोका गया है शायद वक्ती तौर पर, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब को भी ये कहकर भेजा गया है कि फिर एक दफा सोच लें, आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। देखते हैं नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि उनकी तैयारियों से तो नजर आ रहा है कि इस्तकबाल उनका कोई इतना खास होना नहीं है। और जाहिर बात है इस मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, कोई भी सियासी जमात है उसके लिए अरकान को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, अपने वर्कर्स को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। बिलखसूस वो सियासी जमात जो हाल ही में मुल्क की मईशत का एक बेड़ा गर्क करके गई है, उनके लिए तो नामुमकिन सी बात है। और कल ही मैं देख रहा था हमारे ही चैनल पे हबीब अकरम साहब ने एक प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब के हल्के का और इमरान खान साहब के गालिबन हल्के का दौरा किया, और वहां पर जो गम गुस्सा नून लीग के हवाले से लाहौर के लोगों में पाया जा रहा है, और ये वो लोग हैं जो हमेशा से नून लीग को या नवाज शरीफ साहब को वोट देते हैं, वो भी अब काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो पता नहीं इंतखाबात में क्या होगा। बहरहाल इसके बाद हम आते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के उस ऑर्डर की तरफ जो आज जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। यह है दहशतगर्दी में मुलविस 2 मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों का मुकदमा, जो कि आज मुस्तरद की है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, और ये बेंच था जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का उम्र कैद का जो फैसला था उसको बरकरार रखते हुए अपीलें मुस्तरद की हैं। 14 सफात पर यह मुश्तमिल फैसला है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी फरमा रहे हैं कि हमारे मुल्क का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार रहे। 90 की दिहाई में इंतहा पसंदी की बुनियाद पर दहशतगर्दी हुई। वक्त के साथ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मजीद इजाफा हुआ। अब दहशतगर्दी का निशाना अहम ओहदों पर फायज शख्सियात और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। धमाका खेज मवाद, असलाह, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी के जरिए फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। इन तमाम सरगर्मियों का मकसद मुआशरे का अमन तबाह करना और खौफो हिरास फैलाना है। दहशतगर्दी की बढ़ती सरगर्मियों से कौमी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। रियासत को दहशतगर्दों से महफूज रखने और अपनी अमलदारी बरकरार रखने के लिए गैर मामूली इकदामात की जरूरत है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी कहते हैं कि रियासती इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कानून तोड़ने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाए। इसी मकसद के लिए इंसदादी दहशतगर्दी कानून मुतारफ करवाया गया। हर गुजरते दिन के साथ जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। कानून को तोड़कर मुआशरे का अमन तबाह करने वालों से आईनी हाथों से निपटना अब जरूरी है। मुआशरे का अमन तबाह कर मुआशरे का जो अमन है उसको तबाह करने वाले मुजरिम किसी नरमी के हकदार नहीं है। और ये जो 2 मुल्जिमान हैं, इन्होंने डेरा गाजी खान में पुलिस नाके पर 2 एहलकारों को कत्ल किया था, और ट्रायल कोर्ट ने इन मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि हाई कोर्ट ने सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था।
اور اس عمر قید کے خلاف پھر انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی آج ان کی عمر قید کو برقرار رکھا ہے، اور یہ فیصلہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے اب سے کچھ دیر کے پہلے ہی جاری ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔